व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। 4 यूनिट्स हमारी पूरी हो चुकी हैं। अब बारी है यूनिट 5 को एक बार देखने की कि इसमें क्या है। तो यूनिट का नाम है बिजनेस अरिथमेटिक। बहुत सिंपल कैलकुलेशंस हैं, कुछ रेशोज हैं जो आपको बिजनेस को समझने में, पढ़ने में हेल्प करती हैं। इनको देखेंगे, पढ़ेंगे और चीज़ों को खत्म करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है हमारे पास बिजनेस अरिथमेटिक में। लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं बेटा जी हम लोग इसके अंदर बिल्कुल स्टार्टिंग से पहले टॉपिक के साथ। इसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है व्हाट इज यूनिट ऑफ सेल। यूनिट ऑफ सेल का मतलब देखो नाम में ही है कि भैया जो भी माल बिक रहा है वो किस यूनिट में मेजर होता है। हर चीज की एक यूनिट होती है ना भाई। वेट केजी में निकालोगे, हाइट सेंटीमीटर्स में निकालोगे, है ना। उसी तरीके से कुछ चीज पीसेस में बिकती है, कुछ लीटर में बिकती है, कुछ मीटर में बिकती है। तो हर चीज की कोई ना कोई यूनिट है, उसी को हम बोलते हैं यूनिट ऑफ सेल। वेरी सिंपल। तो क्या है यूनिट ऑफ सेल? इज अ मैनेजमेंट टूल दैट इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक्स ऑफ बिजनेस इन एन इजी एंड स्टैंडर्डाइज्ड वे। ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यूनिट ऑफ सेल फॉर एप्पल्स विल बी केजी ऑफ कोर्स। अब देखो प्रॉब्लम कहां आती है। प्रॉब्लम आती है कि अगर एक ऐसा बिजनेस है जिसके पास मल्टीपल चीजें हैं जिनकी अलग अलग यूनिट्स हैं। सपोज कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, अब उस डिपार्टमेंटल स्टोर में फर्नीचर भी है, अब वो तो पीसेस में बिकेगा। उस डिपार्टमेंटल स्टोर में फॉर एग्जांपल मैट्स भी हैं, मैट्स तो मीटर के हिसाब से बिकेंगे। उस डिपार्टमेंटल स्टोर में कोई लिक्विड आइटम भी है जो कि आपका लीटर्स के हिसाब से बिकेगा। सर फिर क्या होगी यूनिट ऑफ सेल? तो फिर हम बेसिकली बच्चों बोल देंगे यूनिट ऑफ सेल फिर होगा नंबर ऑफ कस्टमर्स। बस। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इफ अ बिजनेस डीलिंग इन मल्टीपल प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल बिग बाजार, where a customer buys 2 kg of rice, 5 liter of oil, 2 t-shirts, then in such an instance the unit of sale will be the number of customers। तब हम unit of sale मानेंगे number of customers को। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों यूनिट प्राइस। सर व्हाट इज यूनिट प्राइस? यूनिट प्राइस इज बेसिकली आप कितने रुपए में माल बेच रहे हो पर यूनिट। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 50 रुपए के 10 किलो आलू बेचे हैं। लेट्स सपोज 50 रुपए के 10 किलो आलू, तो पर केजी कितने के हो गए सर? 5 रुपए के। तो वो उसका क्या है? यूनिट प्राइस है। इट इज द प्राइस एट विच 1 यूनिट ऑफ सेल इज सोल्ड। 100 लीटर्स ऑफ मिल्क अगर 5,000 रुपए का है तो यूनिट प्राइस 50 आ जाएगा। 5,000 डिवाइडेड बाय 100, ये डिवाइड आएगा। ठीक है, तो आपको कभी भी यूनिट प्राइस निकालना हो तो बहुत सिंपल है। सिंपली आपको क्या करना है कि जितना भी अमाउंट आपका बिका है, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय उसकी जो यूनिट्स हैं, बस, है ना। जैसे यहाँ पे 5,000 रुपए का बिका था तो 5,000 रुपए डिवाइडेड बाय 100 पर यूनिट सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है सर। अब एक क्वेश्चन देखो बड़े ध्यान से। फॉलोइंग आर द डिटेल्स फ्रॉम द सेल्स रजिस्टर ऑफ बिग बाजार जबलपुर ऑन अ पर्टिकुलर डे, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ सेल एंड द यूनिट प्राइस। अब देखो अगर सिंगल इंडिविजुअल कोई यूनिट होता, राइट, तो उसका जो यूनिट ऑफ सेल है वो केजी, लीटर, मीटर, सेंटीमीटर हो सकता था। बट यहाँ पे मल्टीपल है भाई। पहले 7 कस्टमर है जिसका पर कस्टमर का बिल इतना है, तो टोटल बिल कितना हुआ? इसको मल्टीप्लाई कर दो, 10,500, है ना। फिर 8 कस्टमर है, पर कस्टमर का बिल इतना हुआ तो मल्टीप्लाई कर दो, 16,000 आ गया। ऐसे ही फिर तीसरा आ गया, ऐसे ही चौथा, पांचवा, कुछ भी आ सकता है। तो इस केस में जो हमारा यूनिट ऑफ सेल होगा वो तो नंबर ऑफ कस्टमर्स होंगे, राइट। और जो हमें अब यूनिट प्राइस निकालना है, तो यूनिट प्राइस कैसे निकलेगा सर? यूनिट प्राइस के लिए मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स, यूनिट प्राइस। यूनिट प्राइस के लिए मुझे करना पड़ेगा टोटल बिल्ड अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स, तभी तो पर यूनिट सेलिंग प्राइस निकल के आएगा, है ना। तो टोटल बिल्ड अमाउंट देखो कितना है, इसका सम कर दूंगा। 26,400 प्लस 16,000 प्लस 10,500 कितना आ जाएगा? 26,400 प्लस 16,000 प्लस 10,500, 52,900। ये तो टोटल बिल बना, 52,900 का टोटल बिल बन गया। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स, 12 और 8 20 और 7 27, डिवाइडेड बाय 27, 52,900 डिवाइडेड बाय 27, दिस विल बी
1959.25 1959.25 ये आपका लगभग पर यूनिट प्राइस आ गया। ठीक हो गया, परफेक्ट है कि आप जो एक यूनिट बेच रहे हो वो लगभग 1960 की है आपके पास। ठीक है जी, तो ये होता है हमारे पास पर यूनिट सेलिंग कॉस्ट। चलो भाई, नेक्स्ट आता है यूनिट कॉस्ट। नाम में ही है यूनिट कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या कि आपको एक यूनिट बनाने में खर्चा कितना आया। ठीक है, तो अब यूनिट कॉस्ट की जब हम बात करते हैं तो खर्चे में बच्चों हम लोग वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं। नॉर्मली दो प्रकार की कॉस्ट होती हैं, वेरिएबल और फिक्स्ड। फिक्स्ड होती हैं जो बिल्कुल फिक्स्ड रहने वाली हैं, जैसे आप रेंट ले लो, है ना, आप एम्प्लॉय की सैलरी ले लो। भाई अगर आपके 10 एम्प्लॉयज हैं तो उनकी फिक्स सैलरीज आपको देनी है, राइट। लेकिन रॉ मटेरियल कम ज्यादा डिपेंड करेगा, फ्यूल कम ज्यादा डिपेंड करेगा, बिजली का बिल कितना आएगा कम ज्यादा डिपेंड करेगा। तो ये जो चेंज होती है ना आउटपुट के साथ, इनको वेरिएबल बोलते हैं। तो यूनिट कॉस्ट में हम मेनली वेरिएबल वाली चीजें लेते हैं। दिस कैन बी डिफाइंड एज द कॉस्ट इनकर्ड बाय अ कंपनी टू प्रोड्यूस, स्टोर एंड सेल वन यूनिट ऑफ सेल of a particular product or service, but it should be remembered that unit refers to the variable cost, raw material, packing material, sales commission, freight, ऐसी चीजें। ठीक है जी। अच्छा, अब इसका एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, इफ ड्यूरिंग अ डे बिग बाजार सेल्स वेरियस प्रोडक्ट्स टू 100 कस्टमर्स, 100 कस्टमर्स को अलग अलग चीजें बेचता है। ठीक है सर, 100 कस्टमर है, द टोटल बिल्ड अमाउंट इज 2,10,000। अब कितने का बिकता है, 2,10,000 रुपए का बिल बना। अब ये सेलिंग प्राइस है ना। तो अगर आपको यूनिट ऑफ सेल निकालना हो, राइट, तो उस केस में हम नंबर ऑफ कस्टमर्स बोल देंगे, सही है। और पर यूनिट सेल निकालना हो आपको, पर यूनिट सेलिंग प्राइस अगर आपको निकालना हो तो 2,10,000 डिवाइड बाय 100, तो पर यूनिट सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 2,100 रुपए। हमें क्या निकालना है, अब देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है 170, कॉस्ट कितना है 1,70,000 रुपए। तो यूनिट कॉस्ट कितना होगा, पर यूनिट कॉस्ट कितना होगा 1,700 रुपए। 170 डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब एक इस तरीके का क्वेश्चन है जो हमारे पास एग्जाम में आ जाता है। इसको बड़े ध्यान से देखेंगे, क्या क्या डिटेल हमें दी हुई है, फिर मैं आपको इसको सॉल्व कराता हूं। देखो भाई, अ स्टेशनरी स्टोर सोल्ड इन वन डे द फॉलोइंग आइटम्स। एक स्टेशनरी स्टोर ये चीजें बेचता है, प्रोडक्ट दिए हुए हैं, ये प्रोडक्ट है, इनका प्राइस पर यूनिट है इतना इतना, क्वांटिटी ये लोग बेच रहे हैं। ठीक है, अब इसके नीचे एक छोटी सी चीज मिसिंग है, मैं वो यहाँ पे लिख के फिर वापस आपके पास आता हूँ। अब ये जो डेटा दिया है बेटा, देखो मैंने लिख लिया क्वेश्चन, आपको ऐसा डेटा दिया हुआ होगा पहले। ओके, इस डेटा में है क्या, स्टेशनरी स्टोर ने इतना इतना सामान बेचा है, भाई कॉपी बेची है, पेन बेचा है, इरेजर बेची है, स्केल बेचा है, चार्ट्स बेचे हैं, स्केच पेन बेचे हैं। ओके, और प्राइस पर यूनिट इतना है, क्वांटिटी जो बेची है वो इतनी इतनी है, जो माल बेचा है क्वांटिटी इतनी इतनी है। तो प्राइस भी दिया हुआ है, क्वांटिटी भी दिया हुआ है। अब सवाल आपसे क्या पूछ रहा था, सवाल आपसे पूछ रहा है ये दो। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, शॉपकीपर फाउंड दैट देयर वर 50 कस्टमर्स। लो जी, 50 कस्टमर है। अगर 50 कस्टमर है तो यूनिट ऑफ सेल तो क्लियर हो गया, है ना। 50 कस्टमर्स हैं, क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट होते हैं तो यही हमारे पास यूनिट ऑफ सेल होता है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। आपको बोल रहा है कस्टमर इज द यूनिट ऑफ सेल, व्हाट विल बी द यूनिट प्राइस। यूनिट प्राइस बताओ। यूनिट प्राइस का मतलब हो गया कि भैया पर यूनिट प्राइस कितना है। तो अगर मुझे यूनिट प्राइस बताना है तो इट विल बी टोटल बिल्ड अमाउंट, जितने का बिल बना, डिवाइडेड बाय टोटल कस्टमर्स। अब बिल कितने का बना उसके लिए करना पड़ेगा भैया प्राइस इनटू क्वांटिटी। बिल कितने का बना उसके लिए करना पड़ेगा प्राइस इनटू क्वांटिटी। चलो भाई यहीं पे कर लेते हैं फटाफट से, जल्दी जल्दी से करते हैं। अगर हम करते चलें इसको मल्टीप्लाई और फिर मैं कर दूं टोटल, तो टोटल बिल्ड अमाउंट आ जाएगा भाई हमारे पास। चलो 40 इंटू 35, 1400 रुपये तो इसका आ गया। 40 इंटू 40 1600, 5 इंटू 5 25, 15 इंटू 10 150, 10 इंटू 5 50, 25 इंटू 3 75। यही होगा जी, ठीक है ना। चलो जी, ये तो समझ में आ गया हमें। 1400, 1600, 25, 150, 50, 75, 3300।
इसका अगर हम सम कर दें सबका तो 3300, बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको लेना है तो फटाफट से। 3300 का मेरा टोटल बिल बना होगा। चलो भाई इस पे चलते हैं। 3300 का मेरा टोटल बिल बना है और टोटल कस्टमर्स हैं 50, तो 3300 डिवाइड बाय 50, 66 रुपीज पर यूनिट का मेरे पास यूनिट प्राइस आ गया। यानी एक कस्टमर जो है मुझे 66 रुपए के हिसाब से पैसा देके जाता है। अगला सवाल इसने हमारे से क्या पूछा, इफ द कॉस्ट ऑफ ईच स्टेशनरी आइटम इज 75% ऑफ द सेलिंग प्राइस। जो कॉस्ट है वो 75% है इसी सेलिंग प्राइस का। तो सबसे पहले यूनिट कॉस्ट बताओ, तो बढ़िया हो गया ना। यूनिट कॉस्ट का क्या मतलब होता है, पर यूनिट कॉस्ट कितना होगा, वो बोल रहा है 75% होगा, तो 66 का 75% विल बी 0.75। 66 का 75% 49.5। लो सर, ये आ गया 49.5 इज योर कॉस्ट। अब देखो माल बिकता इतने का है, ये आपका कॉस्ट है, तो आपका ग्रॉस मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया। अगर आप शार्क टैंक देखते हो तो वहां कई जगह बोलता है ग्रॉस मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन। व्हाट इज ग्रॉस मार्जिन, टोटल सेलिंग प्राइस में से टोटल कॉस्ट हटा दो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हटा दो, तो आपके पास ग्रॉस मार्जिन आ जाएगा। इसने ग्रॉस मार्जिन भी पूछा है मेरे से, तो ग्रॉस मार्जिन जो आएगा बेटा, अगर परसेंटेज वाइज देखूं तो अगर 75% खर्चा है तो 25% का मार्जिन है ना। देखो सेलिंग प्राइस में अगर सेलिंग प्राइस 100% है, वैसे ही थ्योरी के लिए बता रहा हूं, और तुम्हें खर्चा जो दिया हुआ है वो 75% दिया हुआ है, कॉस्ट आपको 75% दिया हुआ है, तो 25% का ही तो आपके पास मार्जिन है या नहीं है। अब यहां पे ग्रॉस मार्जिन कैसे निकालूंगा, सेल्स पर यूनिट, सेल्स पर यूनिट माइनस कॉस्ट पर यूनिट। सेल्स पर यूनिट कितना 66, कॉस्ट पर यूनिट कितना 49.5, क्या वैल्यू आ गया 66 माइनस 49.5, 16.5, 16.5 इज योर ग्रॉस मार्जिन। समझ में आया। तो बहुत सिंपल है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट पूछ रहा था, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट पूछ रहा था और ग्रॉस मार्जिन पूछ रहा था, तो आपको निकालना आना चाहिए भैया। फॉर्मूलाज मैंने आपको सारे बता दिए हैं। ओके, बोनस क्वेश्चंस हैं, इस तरीके के सवाल नंबर मत कटवा के आना यार, मार्क्स ले लेना, इसके अंदर आने चाहिए तुम्हें ये। ओके चलो भाई समझ में आ गया। अब चलते हैं सर आगे क्या दिया हुआ है। आगे हमारे पास आ रहा है बेटा ब्रेक इवन एनालिसिस। ये भी कई बार एग्जाम में आ जाता है कि सर व्हाट इज ब्रेक इवन एनालिसिस। तो देखो ब्रेक इवन एनालिसिस समझने से पहले समझो कि ब्रेक इवन किसको बोलते हैं। ब्रेक इवन बेटा जी एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ गए हो, यानी जितना आपका खर्चा आ रहा है उतना ही आप रेवेन्यू भी कमा रहे हो। बहुत सारी कंपनीज लॉस मेकिंग होती हैं, लॉस मेकिंग का मतलब कि वो लॉसेस में जा रही होती हैं, फिर वो धीरे धीरे पैसा कमाना चालू करती हैं और इतना कमाने लगती हैं कि खर्चे निकल रहे हैं, तो फिर वो हो गया ब्रेक इवन। ओके, मतलब कि ऐसा है कि सपोज करो कि ये एक लाइन चल रही है और यहां पे ब्रेक इवन है, दिस इज ब्रेक इवन, ठीक है। 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 इज द ब्रेक इवन, 50, 60, 70। अब देखो ब्रेक इवन जब तक कंपनी 10, 20, 30 यानी ब्रेक इवन से पहले कमाती है तो ये तो सारे लॉसेस होते हैं। ब्रेक इवन पे उसने इतना कमा लिया जितना खर्चा आया, ब्रेक इवन के आगे जाती है तो प्रॉफिट हो जाता है, ये सारे प्रॉफिट्स हो जाते हैं। तो ब्रेक इवन एक ऐसा पॉइंट है जहां पे कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस पे होती है, ये आपको पता होना चाहिए। बिजनेस अरिथमेटिक है ही ये सब यार, कैलकुलेशंस लगानी है, बिजनेस के फंडामेंटल्स पढ़ने हैं हमने थोड़े थोड़े फाइनेंस के। देखो दिस एनालिसिस रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ दैट लेवल ऑफ एक्टिविटी वेयर टोटल कॉस्ट इक्वल टोटल सेलिंग प्राइस, जितना खर्चा उतना कमा भी रहे हैं। इट पोर्ट्रेज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड द सेल्स वैल्यू। In other words, break-even point is the level of sales that equals all the expenses required for generating that revenue. No profit, no loss. तो break even पे क्या होगा, total revenue total expenses के बराबर होगा। That is quantity sold into unit price, उससे total revenue आ जाएगा। Quantity sold into unit cost, उससे total expense आ जाएगा plus fixed cost। ध्यान रखना, जो हम लोग अभी यूनिट कॉस्ट पढ़ के आए हो, यूनिट कॉस्ट में मैंने बोला ना सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट आती है, फिक्स्ड भी जोड़नी है, बच्चे फिक्स्ड जोड़ना भूल जाते हैं।
फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट दोनों जोड़ो तब आपके पास टोटल एक्सपेंस आते हैं। ओके ओके सर, चलो भाई, उसके बाद कुछ बेसिक फॉर्मूलाज भी लिखे हुए हैं, अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, सेल्स मिक्स ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेशन। सर सेल्स मिक्स ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेशन क्या होता है? देखो सेल्स मिक्स तब होता है जब एक से ज्यादा यूनिट आप सेल कर रहे हो। अगर आप एक ही यूनिट सेल कर रहे हो ना, तो उसमें तो ब्रेक इवन निकालना बहुत आसान है कि उसी यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना है, उसी यूनिट का कॉस्ट प्राइस कितना है, प्लस उसके अंदर आप फिक्स कॉस्ट जोड़ दो, तो जब भी टोटल रेवेन्यू बराबर टोटल कॉस्ट आएगा तो ब्रेक इवन मिल जाएगा। ब्रेक इवन ढूंढना कहां पे मुश्किल है, जहां पे दो या दो से ज्यादा यूनिट्स बिक रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स मिक्स ब्रेक इवन। तो सेल्स मिक्स ब्रेक इवन इज अ proportion in which two or more products are sold. This problem is overcome by calculating weighted average contribution margin per unit. अब आपको क्या सीखना है, weighted average contribution margin per unit और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो, फिर उससे आप बेसिकली न्यूमेरिकल कर पाओगे। ओके, अब सर इसको कैसे करते हैं, उसके लिए मैं आपको ये क्वेश्चन कराता हूं जो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको समझना चालू करते हैं। अब ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझ लेना और साथ साथ स्टेप्स सीख लेना कि कैसे आपको काम करना है, ठीक है। देखो आपको दिया हुआ है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू सेल्स मिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट ए बी एंड सी। तीन प्रोडक्ट कोई स्टोर बेचता है, ठीक है। अब उस स्टोर का आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है और वो ब्रेक इवन पॉइंट दोनों ही टर्म्स में निकालना है कि कितने यूनिट्स बेचे कि वो ब्रेक इवन पे आ जाए और कितना पैसा कमाए कि वो ब्रेक इवन पे आ जाए, मतलब कि कम से कम इतना तो कमाई ले कि उसके खर्चे निकल जाए। सही है। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ए बी और सी का सेल्स प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है कि इतने इतने रुपए के तो ये बिकते हैं भाई। ओके, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है कि इतना इतना इनका वेरिएबल कॉस्ट आता है। उसके बाद सेल्स मिक्स दिया हुआ है, सेल्स मिक्स का मतलब कि टोटल सेल अगर 100% है तो उसका 20% ए बिकता है, 20% बी बिकता है और सी बिकता है 60%। इसका मतलब इनकी जो मेजर पोर्शन ऑफ सेल है वो सी से आती है। ओके, जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, अब देखो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए फिक्स प्लस वेरिएबल देखते हैं। फिक्स्ड मुझे ये दिया हुआ है, ब्रेक इवन पॉइंट में वेरिएबल से ज्यादा इंपॉर्टेंट फिक्स्ड होता है क्योंकि वो तो देना ही देना है भाई, वेरिएबल तो तुम्हारे हाथ में है, तुम उसको कम ज्यादा कर सकते हो बट फिक्स तो देना ही पड़ेगा, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। अब देखो सर ब्रेक इवन यूनिट्स में भी और प्राइस में भी कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम निकालो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कि भैया कंट्रीब्यूशन कितना, मतलब मेरा मार्जिन मुझे कितना चाहिए कि कम से कम इतना पैसा तो बनना ही है ना, राइट। तो देखो ए बी और सी तीन चीजें हैं, तीनों का प्राइस पर यूनिट कितना है, हमें जो सेल प्राइस पर यूनिट दिया था 15, 21 और 36, ठीक है। यूनिट प्राइस 15, 21 और 36 ये दिया हुआ है। इसमें से माइनस कर लेते हैं हम लोग वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ था 9, 14 और 19। 9 इसमें से हटाओ, 14 इसमें से हटाओ, 19 इसमें से हटाओ, तो आपके पास आ जाएगा यूनिट प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट आएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, या उसको कंट्रीब्यूशन मार्जिन बोल देता हूं मैं, ठीक है। तो 15 में से इतने का मेरा सेलिंग प्राइस था, इसमें से 9 रुपए का मेरा वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है, तो 6 रुपए का एक तरीके का मेरा मार्जिन आ गया, ठीक है। 21 में से 14 हटाया तो 7 आ गया यहाँ पे, 36 में से 19 हटाया तो 17 आ गया यहाँ पे। तो देखो ये मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया पर यूनिट कि मुझे इतना इतना पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अब बच्चों देखो ये जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आया दिस इज पर यूनिट कि ए का इतना, बी का इतना, सी का इतना, लेकिन टोटल सेल में ए कितना है 20%, बी कितना है 20%, सी कितना है 60%। तो मुझे एक ओवरऑल वेटेड मार्जिन भी तो चाहिए ना, क्योंकि मुझे ब्रेक इवन ए बी सी का अलग अलग तो निकालना नहीं है, मुझे तो ब्रेक इवन कंबाइंड निकालना है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं कैलकुलेट करूंगा वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, ठीक है। अब देखो उसके लिए क्या करना है आपको, ए का कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है 6 रुपए, राइट, और वो कितना परसेंट है टोटल सेल का 20%, तो 6 का 20% कितना आएगा 1.20, ठीक है। ऐसे ही बी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन 7 रुपए, ये भी 20% था, तो ये कितना आ जाएगा 1.40, और सी का कितना था 60%, 17 का 60%, तो 17 का 60% अगर मैं करूं तो वो कितना आ जाता है
17 का 60% आ गया 10.20। सही है। अब देखो ए बी सी का अलग अलग आ गया, ब्रेक इवन के लिए हमें चाहिए टोटल, तो टोटल के लिए आप इसका कर दो सम, तो ये आ जाएगा 10, 11, 12, 12.4262 12.80 रुपए का आपका वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। अब देखो तुम्हें एवरेज मिल गया, अब तुम्हारे लिए ए मैटर नहीं करता, बी मैटर नहीं करता, सी मैटर नहीं करता, हमने एक बेसिक ओवरऑल कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल लिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए टोटल यूनिट्स ऑफ सेल मिक्स। भाई ब्रेक इवन पे पहुंचने के लिए कितने यूनिट बेचने पड़ेंगे, हमें क्या निकालना है, यूनिट्स। सही है, तो तुम कैसे निकालोगे भैया, टोटल फिक्स कॉस्ट कितना था, 40,000 रुपए, 40,000 रुपीज एक आपका टोटल फिक्स कॉस्ट था, डिवाइडेड बाय तुम्हारा मार्जिन, मार्जिन कितना था 12.80। तो 40,000 को अगर तुम 12.80 से कर दो ना, 40,000 डिवाइडेड बाय 12.80, तो 3125 यूनिट्स आ गई बच्चों, जो आपको कम से कम बेचनी ही पड़ेंगी टू अचीव ब्रेक इवन। समझे, तो ये जो आया ना बेसिकली आपके पास, यही आपका ब्रेक इवन आ गया इन यूनिट्स, 3125 आपकी यूनिट्स आ गई। राइट, अब मुझे ये बताओ 3125 तो टोटल यूनिट्स हो गई, अब मुझे निकालना है अमाउंट में भी, तो ए बी और सी तीनों अलग अलग है। टोटल सेल अगर 3125 यूनिट्स की है तो ए इसका 20% होगा, बी इसका 20% होगा और सी इसका 60% होगा। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे भैया 3125 में से ए कितना, बी कितना और सी कितना, ये है 20%, ये है 20%, ये है 60%। तो 3125 का 20% कितना, 3125 का 20% है 625, 625 इसकी, 625 इसकी और 3125 का 60%, 1875 इसकी। लो जी, ये इंडिविजुअल यूनिट्स निकल आई। अब अगर आपको ब्रेक इवन अमाउंट में निकालना है तो बहुत सिंपल है, प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। यूनिट्स आपने निकाल दी, यूनिट्स कितने कितनी आई थी, ए की आई थी 625 यूनिट्स, बी की आई थी 625 यूनिट्स और सी की आई थी 1875 यूनिट। इसको मल्टीप्लाई कर दो इनके प्राइस पर यूनिट से। प्राइस पर यूनिट कितना था, 15, कितना था, प्राइस पर यूनिट था 15, 21 और 36। 15 रुपए का ए था, 21 का ये था, 36 का ये था। तो देखो ब्रेक इवन अब आपका अमाउंट में निकल जाएगा, 625 इंटू 15, 9375 तो ये आ गया, और 625 इंटू 21, 13125 ये आ गया, 1875 इंटू 36, 67,500 ये आ गया। इसका सम कर दें तो हमें ब्रेक इवन रुपीस में मिल जाएगा, यहाँ पे 9375 प्लस 13125 प्लस 67500, ये आ गया बच्चों 90,000 रुपीज। इसका मतलब ब्रेक इवन पे आने के लिए कम से कम 90,000 रुपए की सेल तो आपको करनी ही पड़ेगी। और कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, वो है 3125, ये हमने कैलकुलेट कर ही लिया था। समझे, तो देखो क्या क्या करा मैंने, सबसे पहले मैंने मार्जिन निकाला, ठीक है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, यूनिट्स में से वेरिएबल कॉस्ट हटाया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। अब मैंने आपको क्या बोला, ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन बच्चों ए बी सी तीनों का अलग अलग आया, हमें इनका एक वेटेड कंबाइंड मार्जिन चाहिए। तो भैया 20-20 जितना जितना उसका सेल्स मिक्स है उससे कर दो मल्टीप्लाई, ये आपका वैल्यू निकला है। ऐड कर दो, एक ओवरऑल कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया वेटेड एवरेज के हिसाब से। बस फिर उसको वेटेड जो आपका एक फिक्स कॉस्ट है उससे डिवाइड करो, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे। क्योंकि ये जो फिक्स कॉस्ट आया है ये भैया इन सब यूनिट्स को बनाने पे ही तो आया है ना, तो ये आपका एक नंबर ऑफ यूनिट्स निकल गई। फिर आपको पता चल गया ए कितनी, बी कितनी, सी कितनी, और आप सीधा सीधा पहुंच गए अमाउंट पे। चलो यार, अब ये डन हो गया। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। सर सॉल्यूशन हम कर चुके हैं वर्किंग कैपिटल। सर व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? तो देखो यार, जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको शुरू में जो पैसा चाहिए बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं फिक्स कैपिटल, राइट। और जो पैसा आपको चाहिए उस बिजनेस को मेंटेन रखने के लिए, जो पैसा आपको चाहिए उस बिजनेस को
लगातार चलाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड फॉर होल्डिंग करंट एसेट्स और मे बी डिफाइंड एज करंट एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज। इसका मतलब ये है बच्चों, फॉर्मूलाज में आपको भी बताता हूं। इट इंडिकेट्स द लिक्विडिटी लेवल ऑफ बिजनेस for managing the day-to-day expenses and covers inventory, cash, accounts payable, day-to-day operations के लिए जो पैसा चाहिए उसकी बात कर रहा है। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखो हमारे पास करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। बट ये फॉर्मूला लिखने से पहले मैं आपको बता दूं कि वर्किंग कैपिटल दो तरीके का होगा बाबू। वर्किंग कैपिटल होगा हमारे पास ग्रॉस और नेट। ग्रॉस में आपको सिंपली क्या करना होता है, सम ऑफ ऑल द करंट एसेट्स। सर करंट एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स हमारे वो एसेट्स होते हैं जो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो जितने भी जैसे कैश हो गया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, डेटर, वर्क इन प्रोग्रेस, प्रीपेड, बीआर, ये वो हैं जो कैश ही है या कैश में बहुत जल्दी कन्वर्ट होने की क्षमता रखते हैं, इनको हम करंट एसेट्स बोलते हैं। तो अगर मुझे कोई पूछेगा कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या है, तो मैं बोलूंगा भैया ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज सम ऑफ करंट एसेट्स। और कोई नेट वर्किंग कैपिटल पूछेगा तो नेट वर्किंग कैपिटल इज सीए में से सीएल हटा दो, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज हटा दो। तो करंट एसेट्स क्या है? द एसेट्स विच आर एक्सपेक्टेड टू गेट कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट्स विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो ये सारे हम एग्जांपल्स ऑफ करंट एसेट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। अब करंट लायबिलिटीज देख लो। करंट लायबिलिटीज कौन सी होंगी? दोज लायबिलिटीज विच आर पेबल विद इन 1 ईयर। क्या क्या एग्जांपल्स होंगे बेटा जी? बिल पेबल्स ले लो, क्रेडिटर्स ले लो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स ऊपर भी आ गया, एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, ये सब आपकी करंट लायबिलिटीज में आ जाता है। डन सर। टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल बता दिया मैंने आपको। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जिसको हम सम ऑफ करंट एसेट्स बोलते हैं, और नेट इज सीए माइनस सीएल। चलो भाई, वर्किंग कैपिटल की सर क्यों जरूरत पड़ती है? देखो वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है क्योंकि आपने जो खर्चा माल बनाने पे करना है और पैसा वापस आने के बीच में समय लगता है। भाई सपोज मैंने कोई प्रोडक्ट बनाना है, अब उस प्रोडक्ट पे खर्चा होना तो शुरू हो जाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से खर्चा हो रहा है, लेकिन वो पैसा वापस कब आएगा? जब प्रोडक्ट बिक जाएगा और पैसा आ जाएगा। उधार में भी तो बिकता है। तो इस बीच के टाइम पीरियड में बिजनेस कैसे चलेगा, खर्चे कैसे निकलेंगे, उसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल कहां कहां चाहिए बेटा जी? तो देखो ये बोल रहा है सबसे पहले द ड्यूरेशन बिटवीन बाइंग द रॉ मटेरियल एंड रिसीविंग द कैश फ्रॉम द कस्टमर, उसको हम ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं या फिर कैश कन्वर्जन साइकिल भी बोलते हैं। तो पैसा लगने से पैसा आने तक का बीच का जो समय है उसको ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू एंड प्रोडक्ट, वेरियस एक्सपेंसेस जैसे वेजेस, रेंट, सैलरी एटसेट्रा, वो सब पे करना है ना। जब एंड प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा फिर वो बिकेगा और मनी रिसीव होगी कस्टमर से। तो इन बिटवीन दैट पैसा कहां से आएगा? उसी को वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट्स विल हैव डिफरेंट ऑपरेटिंग साइकिल्स। लॉन्गर द ऑपरेटिंग साइकिल, रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल विल बी मोर। इसको ध्यान रखना, जितना बड़ा ऑपरेटिंग साइकिल होगा उतना ही ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, जितना छोटा ऑपरेटिंग साइकिल होगा उतना ही कम चाहिए। तो देखो इसके अंदर क्या आ रहा है हमारे पास, एक ट्रेडिंग कंसर्न है। ट्रेडिंग कंसर्न क्या करता है? सबसे पहले पैसा खर्च करता है, बना बनाया सामान खरीद के लाता है, उसको बेचता है, डेटर्स आएंगे और पैसा उसके पास वापस आ जाएगा। तो ऑपरेटिंग साइकिल कंपैरेटिवली छोटा है। वहीं अगर एक मैन्युफैक्चरर की बात करूं तो देखो मैन्युफैक्चरर पहले खर्चा करेगा, रॉ मटेरियल बनाएगा, फिर वर्क इन प्रोग्रेस, फिर फिनिश गुड्स, फिर बेचेगा, फिर डेटर, फिर कैश में कन्वर्ट होगा। तो इसका ऑपरेटिंग साइकिल कितना बड़ा है? तो इसका ऑपरेटिंग साइकिल बड़ा है तो इसको वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिए। इसका ऑपरेटिंग साइकिल छोटा है तो इसको वर्किंग कैपिटल भी कम चाहिए। तो यही चीज आपसे पूछ सकता है कि भैया ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर में बताओ वर्किंग कैपिटल किसको ज्यादा चाहिए? तो हम बोलेंगे जी मैन्युफैक्चरर को ज्यादा चाहिए, क्योंकि उसका प्रोसेसिंग, उसका मैन्युफैक्चरिंग, उसके प्रोसेस बड़े हैं, तो वहां पे वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा, राइट। देखो क्या लिखा हुआ है, सिंस देयर इज नो मैन्युफैक्चरिंग द ऑपरेटिंग साइकिल विल बी शॉर्ट। Here the operating cycle will include the length of time taken for procurement and realization of sale. तो ऑपरेटिंग साइकिल छोटा है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। यहाँ पे ऑपरेटिंग साइकिल बड़ा है क्योंकि स्टेप्स देखो कितने सारे हैं, तो वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिए। कौन कौन से फैक्टर्स हैं सर जो अफेक्ट करते हैं हमारे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को? तो देखो सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस, वही वाली बात,
आप ट्रेडर हो या आप मैन्युफैक्चरर हो, अगर आप ट्रेडिंग करते हो, सामान खरीद के लाते हो और फिर बेचते हो, तो आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगा। वहीं अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। स्केल, स्मॉल स्केल पे करोगे वर्किंग कैपिटल कम, लार्ज स्केल पे करोगे वर्किंग कैपिटल ज़्यादा। बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस, देखो अगर बिजनेस बूम पे है, बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस क्या होते हैं? हमारे पास बिजनेस साइकिल 4 तरीके से दिखाया जाता है। सर कैसे? देखो इस तरीके का बिजनेस साइकिल होता है। ये सबसे ऊपर जब होता है तो इसको बोलते हैं बूम। बूम का मतलब बिजनेस बढ़िया चल रहा है, मार्केट में खूब पैसा है, खूब डिमांड है, खूब प्रोडक्शन होगी तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। जब नीचे की तरफ आता है, ये नीचे की तरफ आ रहा है तो इसको रिसेशन बोलते हैं। बिल्कुल नीचे आ गया तो डिप्रेशन, यहां से रिकवर होगा तो रिकवरी। तो 4 स्टेजेस होते हैं, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी। तो जब बूम पे होगा तो सब कुछ ज्यादा हो रहा होगा तो वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिए। वहीं अगर रिसेशन है या डिप्रेशन है तो बिजनेस डाउनफॉल पे है, डिमांड नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है, तो वर्किंग कैपिटल भी कम चाहिए होता है। सीजनल फैक्टर्स, बेटा अगर आपका प्रोडक्ट एक सीजनल प्रोडक्ट है ना, एक सीजन में बिकता है, अगले सीजन के लिए फिर आपको उसकी तैयारी करनी पड़ती है। तो देखो अगर आपका सीजनल प्रोडक्ट है, जैसे सपोज मैं बोलूं एयर कंडीशनर, गर्मी में बिकेंगे लेकिन सर्दी में ही उनका प्रोडक्शन चालू हो जाता है, उनकी स्टोरेज करनी पड़ती है, उनका इस तरीके का खर्चे ज्यादा आते हैं, तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा। वहीं पे अगर आपका एक रेगुलर प्रोडक्ट है तो रेगुलरली पैसे का आना जाना लगा रहता है, तो वर्किंग कैपिटल एवरेज बेसिक चाहिए होता है। ऑपरेटिंग साइकिल मैंने बता दिया, ऑपरेटिंग साइकिल बड़ी है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा, छोटी है तो वर्किंग कैपिटल कम। क्रेडिट अलाउड, अगर आप उधार बांटते हो, अगर आप उधार बांटते हो बेटा तो आपको बिजनेस का खर्चा निकालने के लिए अपना ही पैसा लगाना पड़ेगा, तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा। उधार नहीं बांटते तो फिर भैया कैश में ही सारा काम होता है, पैसा जल्दी वापस आ जाता है, तो वर्किंग कैपिटल कम। क्रेडिट अवेल्ड का मतलब होता है कि उधार मिलता है या नहीं मिलता है। अगर आपको उधार आसानी से मिल जाता है, आपको लगता है कि भैया उधार तो बड़ा आसानी से मिल जाएगा, तो अपना पैसा लगाने की जरूरत ही नहीं है, वर्किंग कैपिटल कम। उधार नहीं मिलता, अपना पैसा लगाना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल ज्यादा। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, अगर आप अपने ऑपरेशंस में बहुत एफिशिएंट हो, कोई वेस्टेज नहीं करता आपका स्टाफ, किसी प्रकार का कोई डुप्लीकेशन नहीं है, एफिशिएंसी है, तो फिर वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा वहां पे कम। एफिशिएंसी नहीं है, वेस्टेज ज्यादा है, तो वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा ज्यादा। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, क्या आपके पास रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है? अगर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है तो उसका कोई स्टोरेज करने की जरूरत नहीं है, जब जरूरत हो जाके ले आओ, तो वर्किंग कैपिटल कम। वहीं अगर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल नहीं है तो स्टोरेज कॉस्ट, मल्टीपल कॉस्ट आएंगे क्योंकि जमा करना पड़ेगा, तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा। लेवल ऑफ कंपटीशन, अगर मार्केट में बहुत कंपटीशन है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा, क्योंकि आपको अपनी दुकान पे फुल माल भर के रखना पड़ेगा, अदरवाइज कस्टमर कॉम्पिटिटर के पास नहीं चला जाएगा। तो कंपटीशन अगर नहीं होता, एक ही दुकान होती मेरी पूरे मार्केट में, तो फिर मुझे कोई कंपटीशन नहीं था, मेरा सामान खत्म भी हो गया तो मैं बोलूंगा कस्टमर को भाई कल लेके जाना, तो वो कल भी आएगा, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, अगर कंपटीशन है तो स्टॉक फुल करके रखना पड़ता है, तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा। कॉम्पिटिटर ही नहीं है तो बढ़िया बात है, वर्किंग कैपिटल कम। इन्फ्लेशन में बेटा सब कुछ महंगा होता चला जाता है, तो वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा लगेगा। इन्फ्लेशन नहीं है तो नॉर्मली जो लग रहा है वो लग रहा है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, अगर आप ग्रोथ देख रहे हो, हर चीज बढ़ाना चाहते हो, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ प्रोडक्ट सब बढ़ रहा है, वर्किंग कैपिटल ज्यादा। कोई ग्रोथ नहीं है तो वर्किंग कैपिटल कम। तो ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे वर्किंग कैपिटल को। इसके बाद बेटा अब हमारे पास न्यू टॉपिक आ रहा है, इन्वेंट्री कंट्रोल। अब देखो यार, ये जो एक टॉपिक है ना, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि किसी भी बिजनेस ने अगर इन्वेंट्री पे ध्यान नहीं दिया ना तो वो बहुत ज्यादा वेस्टेज कर लेगा अपना पैसे का, अपने गुड्स का और अपने मार्जिन्स का। क्योंकि होने क्या वाला है, क्योंकि इन्वेंट्री इज समथिंग जो आपके पास उतना ही होना चाहिए जितना आपको रिक्वायर्ड है। ज्यादा रखोगे तो भैया खर्चे निकालते ही रह जाओगे, उसी में अटकते रह जाओगे, कम रखोगे तो कॉम्पिटिटर जीत जाएगा। तो आपको इन्वेंट्री के लिए तो एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें आपके पास उतना ही स्टॉक हो जितना रिक्वायर्ड है, राइट। तो इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है? इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ ऑल द आइटम्स इन द इन्वेंट्री लिस्ट दैट इज ओन्ड बाय द बिजनेस। इन्वेंट्री वो है सबसे पहले हमारे पास कि कौन कौन सी चीजें आपके पास हैं इन्वेंट्री लिस्ट में। और इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है? प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग व्हाट एंड हाउ मच, क्या और कितना आपको अलग अलग आइटम्स का चाहिए जो आपको स्टॉक में रखना है, ठीक है। एक अच्छा इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम दो चीजों पे फोकस करता है, स्टॉक आपके पास अवेलेबल हो जब आपको चाहिए, दूसरा आप मिनिमम पॉसिबल प्राइस पे वो स्टॉक उठा सको, मतलब जब सबसे सस्ता हो मैं कितना उठाऊं और किस रेट पे उठाऊं, वो होना चाहिए जो बेस्ट है,
ठीक है सर, क्या क्या आइटम्स हैं या क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जो मुझे कंसीडर करने हैं इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। देखो सबसे पहले आपको बोल रहा है आप SKUs पे फोकस करो। SKUs का क्या मतलब होता है बच्चे? SKUs का मतलब होता है आप जब एक पर्टिकुलर अपने गोदाम में जाके माल रखते हो तो आपके पास अलग अलग चीज़ों का स्टॉक होता है। भाई ये रॉ मटेरियल है, ये सेमी फिनिश्ड है, ये फिनिश्ड है ना, या ऐसा बोल दो कि भैया ये रॉ मटेरियल है, ये वर्क इन प्रोग्रेस है, ये फिनिश गुड्स है, ये स्टोर्स एंड स्पेयर्स है, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इन्वेंट्री का पार्ट होती है। अब उस इन्वेंट्री को पहचाने कैसे? तो हर यूनिट को जो आपके गोदाम में रखा है उसको एक कोड नंबर दिया जाता है, ठीक है। उस कोड नंबर को क्या बोलते हैं? SKU, स्टॉक कीपिंग यूनिट कोड। तो SKU कोड देख के भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपके गोदाम में कितना माल पड़ा है, कितना आपको और मंगाना है, कब आपको चाहिए। दूसरी चीज होती है बेटा मोटले क्राउड। मोटले क्राउड क्या होता है? देखो कई बार हम क्या करते हैं, अपने जो स्टॉक है, जो हमारा गोदाम है, उसके अंदर हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जगह बना के रखते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे सामान को एक जगह रखा जाता है। कि सपोज फॉर एग्जांपल मैं 4-5 प्रोडक्ट बनाता हूं, तो A से रिलेटेड जो सामान है वो एक जगह, B से रिलेटेड वो एक जगह, C से रिलेटेड वो एक जगह। उस टोटल क्राउड को जोड़ू तो मोटले क्राउड बोलता हूं। तो मैं मोटले क्राउड को देख के भी ये हिसाब लगा सकता हूं कि मुझे कब कितना इन्वेंट्री चाहिए। तीसरा स्पेस के आधार पे। देखो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो होती बहुत महंगी हैं बट कम स्पेस लेती हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो होती बहुत सस्ती हैं बट ज्यादा स्पेस लेती हैं, है ना। आप देखो फॉर एग्जांपल आप ऐसा ले लो कि आप कोई पर्टिकुलर आयरन बेचते हो, है ना, स्टील बेचते हो, आयरन एंड स्टील। तो आयरन एंड स्टील कंपेयर टू गोल्ड, कंपेयर टू डायमंड है तो सस्ता, लेकिन जगह कितनी सारी लेगा आयरन एंड स्टील। वहीं पे अगर मैं बात करूं गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स छोटे छोटे हैं लेकिन वैल्यू देखो कितनी ज्यादा है। तो आपको ये देखना है कि भैया स्पेस किस चीज में कितनी लग रही है, उसके हिसाब से आपको अपना इन्वेंट्री मैनेज करना है। उसके बाद आप वैल्यू देख सकते हो कौन सी चीज कितने की है। लीड टाइम देख सकते हो। लीड टाइम का मतलब होता है कि अगर मैं आज ऑर्डर दूंगा तो वो ऑर्डर कितने टाइम में आएगा, उसको हम लीड टाइम बोलते हैं। कि मैंने आज अमेजोन पे ऑर्डर करा, वो 8 दिन बाद आ रहा है, तो लीड टाइम 8 डेज का हो गया। ओके। स्टैंडर्ड वर्सेस मेड टू ऑर्डर। क्या आप जो प्रोडक्ट मंगाते हो, जिस चीज का स्टॉक करते हो, क्या वो स्टैंडर्ड है, यानी बना बना एकदम मिल जाता है, या फिर मेड टू ऑर्डर है, जब आप ऑर्डर दोगे तब वो बनेगा आपके लिए। तो भैया अगर आप ऑर्डर दोगे बनेगा तो वो ज्यादा समय लेगा, और स्टैंडर्ड है तो जल्दी आ जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, उस हिसाब से इन्वेंट्री कंट्रोल करना है। सीजनैलिटी ऑफ सप्लाई। सीजनल प्रोडक्ट तो नहीं है। देखो अगर रेगुलर प्रोडक्ट है तो फिर आसानी से मिलता है, सीजनल है तो फिर ध्यान रखना पड़ता है। फिर उसके बाद डिमांड किसी प्रोडक्ट की यूनिफॉर्म होती है, किसी की अनप्रिडिक्टेबल होती है। तो यूनिफॉर्म है अगर तो बेसिकली आसानी से मिल जाएगा, अनप्रिडिक्टेबल है तो पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये चीज ध्यान रख सकते हो। शेल्फ लाइफ, कोई सामान कितने दिन तक ठीक रहता है। भैया कोई पेरिशेबल प्रोडक्ट है, जल्दी से खराब होने वाला, तो उसका ज्यादा इन्वेंट्री तो नहीं कर पाओगे ना, गड़बड़ हो जाएगी। सेफ्टी एस्पेक्ट्स, आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई सामान ऐसा तो नहीं है कि जल्दी से आग पकड़ने वाला, है ना, जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना होता है। ऑब्सोलेसेंस, टेक्नोलॉजी अगर जल्दी से खराब हो जाएगी तो उसका आप ज्यादा माल नहीं स्टोर कर सकते, राइट। अगर कोई ऐसी चीज है जो लंबे समय तक सेम रहने वाली है तो आप जितना मर्जी स्टोर कर लो अपने पास। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, आप कोई भी 5 से 6 फैक्टर्स इनमें याद रख सकते हो। ओके। इसके बाद आता है बच्चों कब इन्वेंट्री ऑर्डर किया जाए, व्हेन टू ऑर्डर इन्वेंट्री। तो इसके लिए एक टर्म आती है सर, व्हाट इज मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल का क्या मतलब होता है? मिनिमम स्टॉक लेवल का मतलब होता है बच्चों इतना क्वांटिटी तो आपके पास हमेशा होना ही चाहिए। जब आप इतने क्वांटिटी पे पहुंच जाओ तो आप डायरेक्टली नया ऑर्डर कर दो, क्योंकि उतने पे आप पहुंच गए हो, है ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, अ मिनिमम स्टॉक लेवल इज अ मिनिमम क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम that must be kept at all the times. The main objective of fixing the minimum stock level is to ensure that required quantity of each item is available at all the times. तो जब आप ये देख रहे हो कि भैया मेरे पास कितना स्टॉक होना ही चाहिए, इतना तो चाहिए ही चाहिए। अगर सपोज मेरे दिन में 10 यूनिट की सेल है, ठीक है, तो 3 दिन में मेरा माल आता है, तो मेरे पास लगातार 30 यूनिट्स तो होने ही चाहिए, क्योंकि जब भी खत्म होगा तो फिर वो 3 दिन लेगा आने में, है ना। तो मिनिमम यूनिट मुझे कितना चाहिए? 30। तो जहां आप 30 पे पहुंचो आप दोबारा ऑर्डर कर दो, क्योंकि जब वो 3 दिन में खत्म होगी तो आपका नया माल आ चुका होगा तब तक, समझे। तो इसको बोलते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल। ओके।
इसके बाद सर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनका ध्यान रखना है हमें जब हम मिनिमम स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं, कि भैया किस तेजी से माल खत्म होता है। जैसे मैंने बोला ना कि डेली मेरे 10 यूनिट बिक जाते हैं, तो आपको ये देखना है कि किस रेट से कंज्यूम होता है, कितना समय लगेगा नया माल आने में, जैसे मैंने बताया 3 दिन लगेंगे। रीऑर्डर लेवल, आप किस पर्टिकुलर क्वांटिटी में और किस रेट पे ऑर्डर करने वाले हो, उस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, क्या प्रोडक्शन करने में कितना समय लगेगा, है ना। मिनिमम क्वांटिटी कितना प्रोक्योर करना है इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान रखना पड़ता है जब हम मिनिमम स्टॉक लेवल देख रहे होते हैं। इसके बाद आता है बच्चों मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का क्या मतलब होता है? मैक्सिमम लेवल का मतलब होता है कि भैया इससे ज्यादा स्टॉक नहीं रखना, इससे ज्यादा रखोगे तो वो बिकेगा नहीं, उसको हम बोल देंगे ओवर स्टॉकेज हो रहा है। मतलब आपने ओवर स्टॉक भर लिया इतने की तुम्हें रिक्वायरमेंट नहीं थी। कई बार ऐसा होता है जब सामान उधार में मिल रहा होता है ना, तो हम ज्यादा ले लेते हैं और बिकता है नहीं, इतना पड़ा पड़ा खराब हो जाता है, तो वो बेकार है। तो इसीलिए आपको अपना मैक्सिमम लेवल भी पता होना चाहिए। इट इज द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बियॉन्ड विच अ फर्म शुड नॉट एक्सीड इट स्टॉक। इससे ज्यादा कभी होना ही नहीं चाहिए। इफ द क्वांटिटी एक्सीड अ मैक्सिमम लेवल देन इट विल बी टर्म्ड एज ओवर स्टॉकिंग। ठीक है। उसके बाद क्या आता है बच्चों? मैक्सिमम लेवल किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? देखो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, फिर से मैं बोलूंगा 5 फैक्टर्स आपके लिए सफिशिएंट रहने वाले हैं। देखो अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, क्या आपके पास पैसा अवेलेबल है या नहीं है। मैंने बोला ना अगर आपको आसानी से सामान मिल रहा है उधार पे तो आप ज्यादा ले लेते हो। मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, आपको कितना रिक्वायर्ड होगा मैक्सिमम, उससे ज्यादा मत लो। उसके बाद आपके पास स्पेस है या नहीं है, स्पेस होगा तभी भर पाओगे, स्पेस नहीं होगा तो भर भी नहीं पाओगे। उसके बाद रेट ऑफ कंजम्पशन, कितनी तेजी से आपका माल बिक रहा है। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, आपको माल स्टोर करने में मेंटेन करने में कितना खर्चा आ रहा है। अगर खर्चा कम आता है तो इंसान कई बार ज्यादा भी भर लेता है, ज्यादा खर्चा आता है तो उतना ही लेता है जितना रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लक्चुएशंस इन प्राइसेस, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो सकते हैं तो आप ऑफ कोर्स ज्यादा माल नहीं भरोगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं कांस्टेंट रहने वाला है तो फिर इंसान उस टाइम पे ज्यादा भर भी सकता है। नेचर ऑफ मटेरियल, कैसा मटेरियल है, खराब होने वाला है तो ज्यादा स्टॉक नहीं भरोगे, ऐसा है जो चल जाएगा तो शायद आप भर भी लो। अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, इजीली अवेलेबल है या नहीं है, इस पे भी डिपेंड करता है। रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट, कुछ चीजें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट ही बोलती है कि भैया ये आप स्टॉक नहीं कर सकते, इस चीज से ब्लैक मार्केटिंग हो जाएगी, इस चीज से करप्शन हो जाएगा, तो वो आप नहीं कर सकते। पॉसिबिलिटी ऑफ चेंजेस इन फैशन, फैशन अगर बहुत जल्दी चेंज होने वाला होता है तो फिर उस चीज को भी हम स्टोर नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्या आ रहा है सर? डेंजर लेवल एंड रीऑर्डर लेवल। इसका क्या मतलब है सर? डेंजर लेवल का मतलब होता है कि भैया अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट से नीचे स्टॉक चला गया तो तुम्हारा कॉम्पिटिटर तुम्हारे से जीत जाएगा, क्योंकि तुम्हारा सामान आ नहीं पाएगा और ऐसे सिचुएशन में कस्टमर कहीं और चला जाएगा वो सामान लेने, है ना। तो डेंजर लेवल क्या है? इट इज द लेवल बिलो विच स्टॉक शुड नॉट फॉल इन एनी केस, किसी भी केस में स्टॉक इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। इफ द डेंजर लेवल अप्रोचेस, तो इमीडिएट स्टेप लेने हैं ताकि आप उस स्टॉक को वापस से भर पाओ। ओके। और रीऑर्डर लेवल क्या होता है? नाम में ही है रीऑर्डर लेवल। भैया एक ऐसे पॉइंट पे आ गया है जब मुझे अब रीऑर्डर कर देना चाहिए। इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग रीऑर्डर लेवल इज द इन्वेंट्री लेवल एट विच कंपनी शुड प्लेस अ न्यू ऑर्डर। भाई न्यू ऑर्डर दे दो, नहीं तो फिर आएगा नहीं टाइम पे, राइट। रीऑर्डर लेवल डिपेंड्स ऑन कंपनीज वर्क ऑर्डर, लीड टाइम एंड इट्स डिमांड। डिपेंड करता है कंपनी का वर्क ऑर्डर कितना है, लीड टाइम कितने समय में आ जाता है और डिमांड कितनी है। ठीक है जी। इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास पेरेटोस प्रिंसिपल। पेरेटोस प्रिंसिपल बहुत इजी है, 80-20 रूल भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है, या 20-80 रूल भी बोलते हैं इसको। इसके ऊपर एक किताब भी है पूरी 80-20, वो भी अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएगी। इसका क्या मतलब होता है? देखो इसका मतलब ये है कि आप जितना भी एफर्ट लगाते हो 20% ऑफ द एफर्ट आपको 80% ऑफ द मार्क्स लाके देता है। सर इसका क्या मतलब हुआ? देखो आप कोई भी कंपनी देख लो, कोई भी ब्रांड देख लो, उसके 20% ऑफ द प्रोडक्ट्स 80% सेल्स में होते होंगे, जो बाकी 20% सेल है ना वो 80% प्रोडक्ट होती होगी। इसका मतलब ये है कि सपोज मैं आपको बोलता हूं कि एक कंपनी 10 प्रोडक्ट बनाती है, ABCDEFGHIJ 10 प्रोडक्ट बनाती है, तो कंपनी की जो मेजर सेल है ना वो
20% ऑफ द प्रोडक्ट्स की होती है। ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकते होंगे, सबसे ज्यादा बिकते होंगे। और ये जो प्रोडक्ट है इतने सारे, इनकी सेल सिर्फ 20% होती होगी। इसका मतलब कंपनी अगर 10,000 रुपए की सेल कर रही है, अगर कंपनी 10,000 रुपए की टोटल सेल कर रही है, तो 80,000 रुपए की सेल ए और बी की होती है, और इन सब की सेल होती है मात्र 20,000 रुपए की। समझ रहे हो? इसका मतलब आपका जो आउटपुट मैक्सिमम आता है ना, वो 20% इनपुट से आता है। समझे? समझ रहे हो? देखो क्या लिखा हुआ है। The principle was propounded by Vilfredo Pareto, an Italian economist who studied land ownership in Italy. और उसने क्या पाया कि 20% ऑफ द पॉपुलेशन के पास 80% लैंड है। वहां पे उसने देखा कि यार पॉपुलेशन मात्र 20% है जिनके पास 80% ऑफ द लैंड है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इस इंडिया कंट्री में 20% लोग ऐसे हैं जो 80% के बराबर का पैसा रखते हैं, है ना, और 80% ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। तो ये हिसाब किताब बना रहा है। आगे क्या लिखा हुआ है? फॉर दिस रीजन पेरेटो प्रिंसिपल ऑफर्ड रेफर टू एज 80-20 रूल। पेरेटो प्रिंसिपल बेसिकली स्टेट्स दैट अ रिलेटिवली हैंडफुल ऑफ थिंग्स विल जनरेट द बल्क ऑफ द रिजल्ट। समझे कि बहुत छोटी सी चीजें जो आपके मैक्सिमम रिजल्ट्स लेके आती हैं, राइट। अब देखो यहां पे नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस जो बनाया है ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ये पेरेटो प्रिंसिपल पे ही बना है। पेरेटो प्रिंसिपल पे कैसे बना है? देखो इसके अंदर हमने ना इन्वेंट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा। देखो लिखा हुआ है ऑलवेज बेटर कंट्रोल एनालिसिस कैन हेल्प इन बेटर इन्वेंट्री कंट्रोल। बढ़िया तरीके से आप कंट्रोल कर पाओगे, पेरेटो प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अब देखो इसने क्या बोला, आपके पास जितना भी स्टॉक है उसको 3 पार्ट्स में बांट दो, एक ए इन्वेंट्री, एक बी इन्वेंट्री, एक सी इन्वेंट्री। ठीक है, ए में कितना आएगा? आपके जो सबसे ज्यादा बिकने वाले 10 से 20% ऑफ द स्टॉक है, 10 से 20% ऑफ द स्टॉक है आपका, वो सबसे ज्यादा बिकता है, वो आपका 70 से 80% ऑफ द टोटल वैल्यू होगा। मतलब आपके पास गोदाम में जितना भी टोटल वैल्यू है ना, उसमें 70 से 80% वैल्यू सिर्फ इन 10 से 20% चीजों की होगी। फिर बी में क्या आएगा? जो आपकी अगली 15 से 25% ऑफ द आइटम्स हैं, ठीक है, और वो आपकी क्वांटिटी में सिर्फ 10 से 20% ही होंगी वैल्यू की टर्म्स में, है ना भाई। तुम्हारी जो शुरू की 20% आइटम्स है ना, शुरू की 20% आइटम्स वो 80% टोटल वैल्यू रखती होंगी। वहीं पे जो अगली 15 से 25% है वो 10 से 20% वैल्यू रखती होंगी, और जो बची हुई 65 से 75% है उनकी वैल्यू कुछ भी नहीं होगी, उनकी वैल्यू मात्र 5 से 10% होगी। तो आपको अपनी इन्वेंट्री में ध्यान रखना है कि आप जब भी कोई बिजनेस करोगे ना, तो आप देखोगे कि आपकी कोई 1-2 चीजें होंगी जो आपकी मैक्सिमम सेल लेके आ रही होंगी, तो उन पे ज्यादा ध्यान दो। उसके बाद जो अगली चीजें होंगी, कुछ अगली 5, 10, 15% चीजें होंगी, उनकी वैल्यू बहुत ही कम होगी। उसके बाद जो मेजर चीजें होंगी 60% के आसपास, उनकी वैल्यू आप देखोगे बिल्कुल ही ना के बराबर होंगी, वो बिकती बिकती नहीं है। समझ रहे हो? तो स्टॉक मेंटेन करने के लिए ए, बी और सी 3 चीजें, 3 वैल्यूज बनानी है, जिसमें ए में वो 20% चीजें आएंगी जो मैक्सिमम वैल्यू रखती होंगी, ओके। बी में वो 15 से 25% चीजें आएंगी जो 10 से 20% वैल्यू रखती होंगी, और सी में वो 65 से 75% ऑफ द आइटम्स आ जाएंगी जो आपकी बहुत ही ना के बराबर वैल्यू रखती होंगी। सही है, इसको बोलते हैं ABC एनालिसिस। नेक्स्ट आता है सर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? देखो नाम में ही है, एक ऐसी ऑर्डर क्वांटिटी जो आपके लिए सबसे इकोनॉमिक हो। मैं वो क्वांटिटी ऑर्डर करूं जो मुझे सबसे सस्ता पड़ रहा हो, ठीक है। इट इज द क्वांटिटी विच इज मोस्ट इकोनॉमिकल टू ऑर्डर। It is the quantity for which order should be placed when the stock reaches reorder level. Very important. ये वो क्वांटिटी है जो आप तब ऑर्डर करते हो जब आपका स्टॉक कहां पहुंच जाए? रीऑर्डर लेवल पे, कि भैया आप ऑर्डर करो, तो उस टाइम पे कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करूं कि सबसे इकोनॉमिकल पड़े, वो है। Assuming that the future demand is known, ये assume कर रहा हूं कि डिमांड मुझे पता है कितनी होगी। One needs to determine when to place an order and how much to order. सही हो गया? ठीक हो गया बेटा जी। इसके बाद क्या आता है हमारे पास? ये तो हो गया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। नेक्स्ट आता है EOQ डिटरमाइन कैसे होता है।
देखो EOQ डिटरमाइन होता है दो चीजों को देख के कि भैया ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है और कैरिंग कॉस्ट कितनी है। ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है कि जब मैं कोई भी चीज ऑर्डर करूंगा तो उसके ऑर्डर करने पे कितना खर्चा आएगा। कैरिंग कॉस्ट आता है उसको मेंटेन करने में। तो देखो ऑर्डर करने पे क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ रिसीविंग द गुड्स, कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्टिंग द गुड्स, ये सब ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है। कैरिंग कॉस्ट मैंने आपको बताया उसको मेंटेन करने में। द टर्म कैरिंग कॉस्ट रेफर्स टू कॉस्ट इनकर्ड इन मेंटेनिंग अ गिवन लेवल ऑफ इन्वेंट्री। स्टोरेज पे खर्चा, मटेरियल हैंडल करने पे खर्चा, इंश्योरेंस पे खर्चा, जो खराब होगा समय के साथ ऑब्सोलेसेंस होगा उसका खर्चा, स्टाफ का खर्चा, ये सब बच्चों कैरिंग कॉस्ट पे आता है। तो एक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आप कैसे कैलकुलेट करते हो, इन दोनों कॉस्ट को कंसिडर करते हुए कि भैया कहाँ पे सबसे कम आ रही है ना। चलो भाई, इसके बाद आता है बच्चों EOQ के एजम्पशंस। सर व्हाट इज EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, है ना। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में हम कुछ बेसिक चीजें याद रखेंगे कि हमें पता है कि कितनी हमारी एनुअल यूजेज है, कांस्टेंट रेट ऑफ यूजेज है, ऊपर नीचे नहीं हो रहा बार बार। उसके बाद कांस्टेंट ऑर्डरिंग कॉस्ट है, कांस्टेंट कैरिंग कॉस्ट है, और लीड टाइम मैं मान के चल रहा हूं 0। ठीक है। अच्छा, अब फॉर्मूला ध्यान रखना, अंडर रूट ऑफ 2PD/C। ठीक है, अगर आपको EOQ निकालना है तो प्लीज ये फॉर्मूला याद कर लेना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है बेटा। क्या फॉर्मूला है सर? फॉर्मूला है EOQ का अंडर रूट ऑफ 2PD/C। ठीक है सर, व्हाट इज दिस 2PD/C? C इज बच्चों कैरिंग कॉस्ट, C आपका है कैरिंग कॉस्ट, D है डिमांड, एनुअल डिमांड कितनी आ रही है, और P है आपका कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। तो प्लेसिंग ऑर्डर कॉस्ट कितनी, डिमांड कितनी, कैरिंग कॉस्ट, इसका अंडर रूट निकाल दो तो सीधा सीधा हो जाता है। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 2PD/C EOQ आ जाएगा। देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, क्या कैलकुलेट करो, कैलकुलेट EOQ। तो अगर मुझे EOQ निकालना है तो सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखना, EOQ इज अंडर रूट ऑफ 2PD/C। राइट, अब देखो क्या क्या दिया हुआ है, एनुअल क्वांटिटी ऑफ जीन्स सोल्ड बाय अ शॉप इज 1200 एट द रेट ऑफ 100 पर पीस, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग गुड्स इज 500, इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट इज 30 रुपीज पर एनम, व्हाट इज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। EOQ निकालना है। चलो जल्दी से वीडियो पॉज करो और मुझे कैलकुलेट करके दिखाओ। तो देखो यार, अब वैल्यू भरना चालू करते हैं। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट कितना है भैया? सर कैरिंग कॉस्ट आ जाएगा आपका, इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट आ गया जी 30 रुपए। ठीक है, 2 × P × D। राइट, अब देखो आपका P × D। ठीक है, प्लेसिंग ऑर्डर कितना है, ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट कितना है? सर ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट है 500 रुपए। तो 2 × P × D, D इज डिमांड, डिमांड कितनी है आपकी? तो एनुअल क्वांटिटी जो आप बेचते हो 1200, वो डिमांड है आपकी। सही है, तो देखो यहाँ पे आएगा अंडर रूट 2 × 500 1000, 1000 और 1200, तो ये आ गया सर 12 लाख रुपए डिवाइड बाय 30, तो 0 से 0 खत्म, 3 4 40,000, 40,000 रुपए का आपके पास बेसिकली स्क्वायर रूट आ गया। तो 40,000 रुपए का स्क्वायर रूट करूंगा तो 200 ही बैठ जाएगा। तो आपका जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आएगा बेटा वो आ जाएगा 200 यूनिट्स। तो इस तरीके से बच्चे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाला जाता है, याद रखना 2PD/C। ओके, पूछ सकता है तुम्हारे से। चलो भाई, अगला क्या है सर? रीऑर्डर क्वांटिटी या रीऑर्डर लेवल। तो देखो रीऑर्डर क्वांटिटी या रीऑर्डर लेवल क्या है? ये वो क्वांटिटी है जब आपको इस पर्टिकुलर लेवल पे आने के बाद अब दोबारा से रीऑर्डर कर देना है, माल मंगा लेना है। तो क्या लिखा हुआ है? रीऑर्डर लेवल इज दैट लेवल ऑफ स्टॉक एट विच फ्रेश ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है? इट इज कंप्यूटेड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? एवरेज डेली यूजेज मल्टीप्लाइड बाय एवरेज लीड टाइम। ओके, अब इसके ऊपर बेस बेटा जी ये क्वेश्चन देख लो, बड़े ध्यान से समझ लो, इसका प्रैक्टिकल अप्रोच तुम्हें सिखा देता हूं। रीऑर्डर लेवल का क्या मतलब है? मैंने तुम्हें भी बताया ना कि इतना जब माल बच जाए तो भैया रीऑर्डर कर देना। अब देखो रीऑर्डर क्वांटिटी
कैसे निकलेगा, ये लिखा हुआ है एवरेज डेली यूजेज, डेली कितना आता है मल्टीप्लाइड बाय लीड टाइम, कितने समय में आपके पास माल आ जाएगा। ओके अब देखो इसमें दिया हुआ है हमारे पास द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ ब्लू चिप लिमिटेड। मंथली कंजम्पशन है एक्स का 100 से 120 यूनिट्स, ठीक है। तो इसका मतलब एक महीने में 100 से 120 यूनिट्स लगती हैं। तो भैया मैं मैक्सिमम वाला वैल्यू ले लेता हूं कि अगर 120 यूनिट महीने में लगती है तो दिन में कितनी लगती है, 120/30, इसका मतलब 4 यूनिट एवरेज डेली यूजेज, तो 4 यूनिट का आ गया कि भैया 4 यूनिट रोज लगती है। लीड टाइम का मतलब कितने दिन में माल आ जाएगा, 4 से 6 दिन लिखा हुआ है। तो अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू पे जाऊं तो 6 डेज, राइट। तो इसका मतलब ये है जब आपके पास 6, 12, 18, 24 यूनिट्स बच जाएं तो भैया ऑर्डर कर देना। सीधी सी बात है। ऑफ कोर्स देखो दिमाग चलना चाहिए तुम्हारा कि भाई 24 यूनिट बच गई, रोज कितनी यूनिट बिक रही है, 4 यूनिट, तो 6 दिन चल जाएगी ना, 6 दिन में तुम्हारा माल भी आ जाएगा, फिर आगे चल जाएगा। तो यही तो है रीऑर्डर क्वांटिटी या रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर क्वांटिटी या रीऑर्डर लेवल यही होता है कि भैया कितनी यूनिट जब बचे तो दोबारा ऑर्डर कर दो। समझ गए? ठीक है सर, ये भी समझ गए जी। चलो भाई अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है बाबू प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी में अब आपको 2 रेशियोज ध्यान रखनी है, एक है ROI दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और एक है ROE दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, इस पे प्लीज ध्यान देना। देखो लिखा हुआ है प्रॉफिटेबल बिजनेस मींस अर्निंग मोर देन व्हाट स्पेंड्स, है ना। आप कितना खर्चा कर रहे हो उससे ज्यादा अगर आप कमा रहे हो तो आप प्रॉफिटेबल बिजनेस हो। प्रॉफिटेबिलिटी इज एन इंडिकेशन ऑफ द एफिशिएंसी। ये प्रॉफिटेबिलिटी क्या इंडिकेट करता है कि भैया आप एफिशिएंसी के साथ ऑपरेशंस कर रहे हो अपने, है ना। अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आपको चेक करने में हेल्प करती है कि आप कितना ईयर बाय ईयर ग्रो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो 2 रेशियोज आपको पढ़ाई जा रही हैं। वैसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज अगर हम अकाउंट्स में देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, उसके बाद ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसी को हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं, वो यहाँ पे भी आपको पढ़ाई जा रही है ना। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज अकाउंट्स में तो और भी बहुत सारी होती है, बट यहाँ पे बस 2 पढ़ाई जा रही है, ROE एंड ROI। ठीक है, अब देखो ROI क्या है, इट इज अ मेजर ऑफ ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ठीक है, क्या फॉर्मूला है इसका, तो इसका फॉर्मूला बेटा जी हमारे पास आ जाएगा, देखो ROI का यहां पे नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू 100, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू 100। मैं यहां पे दोबारा लिख देता हूं, मैंने कितना प्रॉफिट कमाया डिवाइडेड बाय मैंने टोटल कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ था, कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल देते हैं, इनटू 100। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना बेटा जी, ROI का मतलब सीधा सीधा होता है रिटर्न ऑन माय ओवरऑल इन्वेस्टमेंट। आपने बिजनेस में जो इन्वेस्ट किया हुआ है, अब आप जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हो वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपका ही हो, ऐसा हो सकता है कि आपने कर्जा भी लिया हुआ हो, बोरोड फंड्स भी हो सकते हैं, है ना। तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड में दोनों चीजें आती हैं, यानी इक्विटी प्लस डेट। ठीक है जी, डन सर। अब सर ROE क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी। पीछे क्या आया था, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी बोल रहा है आप अपने में बताओ, आपने जो पैसा लगाया उस पे कितना कमाया। तो आप सिंपली बोलो ना नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी इनटू 100। ऊपर का क्या था, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। यहां बस मैं अपने वाला पार्ट देख लूंगा। इट इज अ मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटेड एज परसेंटेज ऑफ इक्विटी ओनली। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या करना है, सिंपली नेट इनकम डिवाइडेड बाय इक्विटी इनटू 100। नेट इनकम कैसे निकलेगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट, वो तो आप नेट इनकम ही ले रहे हो, फाइनल इनकम ले रहे हो। देखो जी क्या शानदार हमारे पास एक सवाल दिया हुआ है, मजा आ जाएगा आपको इसको करके। कैलकुलेट द ROI एंड ROE। ROI भी निकालना है और ROE भी निकालना है। ठीक है, एक तो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी यहां पे तो नीचे चाहिए होगा मुझे पूरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और एक है ROE, इसमें मुझे चाहिए होगा सिर्फ और सिर्फ इक्विटी। चलो देखते हैं। यू हैव स्टार्टेड अ ब्यूटी पार्लर बिजनेस, यू स्पेंड 150 टू ओपन अ ब्यूटी पार्लर, जिसमें से आपके 70,000 हैं और आपने 80,000 बोरो करे हुए। लो सर, हमें सबसे पहले तो ये समझ में आ गया कि टोटल जो कैपिटल इन्वेस्टेड है वो 1.5 लाख है, तो ROI में तो टोटल आता है।
ROE में बस आपका अपना अपना आता है, तो वो है 70,000 रुपए। ठीक है सर, समझ गए। इंटरेस्ट रेट जो है वो 7% पर एनम है। इसका मतलब जो आपका इंटरेस्ट आप पे करते हो वो करते हो 7% पूरे साल के हिसाब से। ठीक है। सेल्स रेवेन्यू पर मंथ, बेटा जी ध्यान देना, सेल्स पर मंथ की दी हुई है 80,000 रुपए। ओके, सेल्स हर महीने 80,000 की है। ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी पर मंथ दिया हुआ है। ये सेल पे खर्चा कितना आता है? 30,000। तो सेल में से अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हटा दूं 30,000, तो 50,000 रुपए का तो मेरा ग्रॉस मार्जिन आ गया। लो जी, 80 में से 30 हटा दिए तो ग्रॉस मार्जिन आ गया, जीपी भी बोल देते हैं इसको अकाउंट्स की लैंग्वेज में हम। फिर हमारे कुछ फिक्स एक्सपेंसेस हैं, जैसे सैलरी है 20,000 रुपए की, रेंट है, ये हमारे फिक्स एक्सपेंसेस हैं, तो ये भी मंथली हैं। 30,000 रुपए का ये भी हटा दो। चलो भाई, ये भी हट गया। फिर डेप्रीसिएशन 3,000 है। डेप्रीसिएशन बेटा हमेशा पूरे साल का होता है। डेप्रीसिएशन पूरे साल का होता है, तो मुझे तो एक ही महीने का चाहिए ना, क्योंकि सब कुछ मंथली चल रहा है। तो डेप्रीसिएशन अगर 3,000 पूरे साल का है, तो 3,000 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ जाता है हमारे पास? डेप्रीसिएशन माइनस करना पड़ेगा मुझे। 3,000 डिवाइड बाय 12, 250 रुपये का डेप्रीसिएशन हटाना पड़ेगा, और इंटरेस्ट भी तो हटाना है। इंटरेस्ट कितना था मेरे पास? इंटरेस्ट था 80,000 पे 7% पूरे साल का, तो 80,000 पे 7% पूरे साल का, तो एक महीने का कितना हुआ? 80,000 पे 7% और एक महीने का हो गया 466.66, तो 467 ले लेता हूँ। 467 का इंटरेस्ट हटाता हूँ, ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है ना। 50,000 में से 30,000 रुपये फिक्स्ड एक्सपेंसेस के हटा दिए, 250 रुपये का डेप हटा दिया, और 467 मैंने इंटरेस्ट का हटा दिया, तो 19,283 रुपये मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। ओके, अब इसमें से टैक्स माइनस कर दो। टैक्स का रेट कितना है? 14%। तो इसमें से टैक्स माइनस करो 14%, तो 19,283 का 14%, 2699, तो 2,700 रुपये ले लो बस। 2,700 का टैक्स दे दो। 19,283 में 2,700 का टैक्स दे दो, तो 16,583 रुपये आपके पास नेट प्रॉफिट आया। 16,583 रुपये, उसको यहाँ रख दो। 16,583 रुपये बेटा आप कमा रहे हो, तो 16,583 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100, तो 11.05% का आ गया सर ROI। ठीक है। अब अगर मुझे ROE चेक करना है, तो 16,583 रुपये डिवाइडेड बाय 70,000, तो आपने कमा लिया 23.69%। ये आपका अपनी इन्वेस्टमेंट पे हो गया, और ये आपका ओवरऑल कैपिटल एम्प्लॉयड पे हो गया। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ROI एंड ROE। डन सर, ROI ROE भी समझ गए। ठीक है, चलो जी, अब हमारे पास क्या आता है? बस नेक्स्ट ये आपको बस एक बार गो थ्रू करना है कि व्हाट इज EBITDA। EBITDA क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। सर अर्निंग्स आपको इंटरेस्ट से पहले वाली चाहिए, टैक्स से भी पहले वाली चाहिए। अभी मैंने पीछे क्वेश्चन किया था तो आफ्टर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स था वो, हमें चाहिए इनसे पहले, डेप्रिसिएशन से भी पहले, अमोर्टाइजेशन से भी पहले। ओके सर, अमोर्टाइजेशन क्या होता है? जब कोई इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू कम होती है उसको अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। इट्स यूटिलिटी इज नॉर्मलाइजिंग द एक्सट्रेनियस फैक्टर to be able to measure and compare true effectiveness of one operations and the managerial decisions with another operations. It is one of the most widely used measure to evaluate business for acquisition. जब भी आप एक business खरीद रहे होते हो या acquire करना चाहते हो, तो उस टाइम पे आप EBITDA चेक करते हो। ठीक है, इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन से पहले। राइट, ओके, चलो भाई, बेसिक चीजें हो गई, ये आपको पता चल गया।
एंड इसी के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन हमारा पूरा का पूरा बिजनेस अरिथमेटिक समाप्त हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ऑल द बेस्ट एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।